आवाज सुनाई दे रही है आपको? आवाज आ रही है बच्चे? आपकी लोगों की आवाज उधर से नहीं आ रही। सुनाई दे रही है? आई सॉरी, कल हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ थी, अभी भी है। अभी सिर्फ आज की क्लास रखा हूँ और इनसे टाइम मैं बोल देता हूँ, जरूर कंपनसेट करें। मैंने बोल भी दिया हूँ उनको, मैंने बोल देता हूँ जो टाइम बढ़ा भी दे, सिलेबस भी आगे करनी है। बोले तो रिकॉल करो बच्चे, कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ऐसा नहीं नहीं बच्चे, अभी तुम लोग को पढ़ा के तब आराम ही घर में हूँ और सिलेबस भी करूंगा। तो रिकॉल करो कहाँ तक हुआ था बच्चा। बुक को खोलिए, क्योंकि अब कई बैचेज है ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस खत्म हो गया था, पेडिग्री हो गए थे। तो आई थिंक मोहम्मद जैद ये बताए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर लिए थे या करना है, वो लास्ट पार्ट है। आप देखो बच्चे हो, आप लोग सिक्किल सेल एनीमिया क्या था या नहीं? ठीक है, समझ में आ गई। अब वी हैव टू स्टार्ट। अब देखो जो रेस्ट डिजीजेस पड़े हैं ना, दैट इज फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अभी दिस इज द लास्ट पार्ट, और एक इस कमिंग वीक में आई विल रिक्वेस्ट टू गिव वन क्लास, इसी टाइम में दें तो हम जो छूट गई है इसको पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखो बच्चे, हम लोगों ने पेडिग्री किया और एक से किया जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस करके समझा लिया था। बट इन आवर बुक नंबर ऑफ डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेज आर गिवन। तो पेडिग्री मुझे और भी करनी पड़ेगी आफ्टर डिस्कशन ऑफ अदर डिजीजेस। जेनेटिक डिजीज की टेबल हमने बनवाई थी या नहीं, चेक करो। नहीं बनाई थी तो बनाएंगे। डिसऑर्डर स्टार्ट करनी है, वेरी गुड। अब जाके वजारत याद किया। आप बेटे एक एक काम करना, आप लोग एक बड़े सीट पर, छोटे में मत करना। टू टेक A4 साइज ऑफ सीट, क्योंकि उसके अंदर में जितनी मैटर आएगी वो वहीं पर आ जाएगा। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आवाज कैसे आ रही है, जरा उसको बंद कर दें जिनके यहाँ से आ रही है। देखो, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है अभी तक नियर अबाउट 6000 टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैव बीन डिस्कवर्ड है। तो हमको अपनी सिलेबस के हिसाब से करनी है। दो चार तो मैं चलते चलते एक्स्ट्रा बता ही दूंगा, और आपको भी कोई पता हो तो आप पूछ लेंगे सिलेबस की बात। अब देखो, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस किस तरह से हो सकते हैं। अभी इस टेबल को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, मैं इस पे बताऊं। यू नो, सेल के अंदर there is a nucleus. Inside the nucleus there are chromosomes. तो एक डिजीज हो सकती है जो क्रोमोसोम के नंबर तो ठीक है जी, ओनली डीएनए में चेंज आ जाएगा। ये रफ वर्क है, चेंजिंग डीएनए। यदि मान लो अब ये डीएनए है, इसमें जो नॉर्मल बेसेस है इसके अंदर में चेंज आ जाए, तो इस तरह के डिजीज को बोलते हैं म्यूटेशनल डिजीज, या म्यूटेशनल, या जो 89 पेज पर मेंडेलियन लिखा है उसमें डीएनए में चेंज आता है। और दूसरी होती है जो क्रोमोसोम के नंबर बदल जाए, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर। तो इससे जो डिस्कस हमको है दैट इज इन एन्यूक्लाइडिकल के लास्ट में 90 पेज पर है। इससे भी डिजीज होती है, यही दो मेन डिस्कस।
बट एक डिजीज और भी होती है, जो क्रोमोसोम का नंबर भी वही है, लेकिन क्रोमोसोम का पार्ट कहीं पर टूट जाए या डबल हो जाए तो भी होती है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। क्रोमोसोमल एबिरेशन। तो हमारे बुक में यहां से डिजीज है कहीं पढ़ना, यहां से पढ़ना है, और इसके बारे में कुछ नहीं, केवल 87 पेज पर एक लाइन दिया हुआ है, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एबिरेशंस आर वेरी कॉमन इन कैंसरस सेल्स, इतना देख के छोड़ा। तो इससे भी आपको हम 2 डिजीज बता, तो 3 रीजन हो रहे हैं। तो चेंज इन डीएनए दैट इज रोटेशनल, चेंज इन नंबर तो इनइक्वालिटी में आएगा, या क्रोमोसोमल एबिरेशन, क्रोमोसोम का पार्ट टूट जाए, कुछ हो जाए। अब एक है, एक बार एग्जांपल भी बता दूं, ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 5 का एक पार्ट टूट जाता है, ऐसे गायब हो जाता, तो रशीद कुछ पूछ रहे हैं, क्रोमोसोमल नंबर के नीचे क्या लिखा है? एन्यूप्लॉइडी आता है बच्चा इसमें, अब ये तो रफ वर्क है, एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ये रफ वर्क है। अब इसमें देखो, क्रोमोसोम नंबर 5 का एक पार्ट ऐसे टूट जाए तो लिखाएंगे, अभी आप सुनिए, तो उसको बोलते हैं क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम, लेटिन वर्ड है, क्राई ड्यू, पार्ट टूट गया तो उस बच्चे का वोकल कॉर्ड डेवलप नहीं होता है, तो आवाज उसकी बिल्ली की तरह आती है, पैदा होते, उसका क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम। तो ये रीजन है, 3 मेन रीजन, तो ये 2 हमें डिस्कस। अब आप, ये रफ वर्ड था, अब हम आपको इसका टेबल बना, आप पूरा जगह देना कॉपी पर बच्चे। यहाँ पर है म्यूटेशनल, और बुक में लिखा है मेंडेलियन, म्यूटेशन के लिए लिखा है मेंडेलियन, और इसकी लिस्ट आपके 89 पेज पर है। और दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर से, बाय क्रोमोसोम नंबर, और ब्रैकेट में एन्यूप्लॉइड। तो पहले तो इसको पूरा कर ले। देखो, एक बड़ी सी शीट पर यदि सारी मैटर रहेगी तो पूरा बुक पढ़ने के बाद सारी मैटर इधर हम डाल लेंगे, तो इधर वो सब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, टाइप पूछे, हमको एक बार में रिवीजन हो जाएगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक इट ऑन ए चार्ट। यदि जब हम पढ़ा देते हैं आप लोग बना लेते हैं, तो जिनको इंडिविजुअल चेक करवाना हो, आप हमको व्हाट्सएप इंडिविजुअली कर लें, बता देंगे। अभी 1-2 बच्चे का क्वेश्चन मैं देखा हूँ, कल के कारण देख नहीं पाया, तो अब एक तो रिप्लाई कर दिया था, और 2 मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। 2-3 बच्चे का मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्लास जैसे खत्म होगी तो यू विल गेट द रिप्लाई। ऑटोसोमल इसको अलग से लिखेंगे, यहाँ जगह कम है। ऑटोसोमल में बच्चे 2 पार्ट के हैं, इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं। लिख देता हूँ दैट कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफीलिया, और भी लिस्ट लिखा दिया था, ये बुक में है।
इसमें से आपके सिलेबस में एक भी नहीं है, फिर भी मैं लिख दूंगा इसमें। अब यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा डिजीज ऑटोजोमल रिसेसिव से आपको पढ़नी है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, बिनाइन न्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब 89 पेज पर क्या है, तो देखो इसको और इसको एक ही साथ लिख दिया, दोनों म्यूटेशन है, दोनों एक साथ लिखा है। यदि आपसे मैं पूछ लूं नेम एनी वन ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज एंड एक्सप्लेन, तब तो फिर बच्चों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है जब तक स्कॉल में ना हो, इसलिए वहां से सेपरेट। इसमें एक ही डिग्री में एक ही लिखा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। एक तो आपको लिख देता हूँ जिस पर आप मूवी देखे होंगे, रोजेरिया। एक और भी एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, मार्फन्स सिंड्रोम। पहले इसको नोट करिए। इसमें आप में है नहीं, एक डिजीज में लिख देता हूँ, हाइपो फॉस्फोकेमिया। बहुत है, इट इज नॉट इन सिलेबस, however I have given one example, खाली रहता हाइपोफॉस्फोटेमिया। द्राक्षा कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही है? अब यहाँ पर देखो, क्रोमोसोमल नंबर के नीचे लिखा है वर्ड एन्यूप्लॉइडी। ये वर्ड आपको बच्चे, पेज बुक है तो 90 पेज खोलो। हमने यहाँ पर फिर से आपको बताऊं, जो हमने, ठीक है, जो आप कहीं पर आपको डाउट हो पूछो, ये नया नाम है, इसको बताना पड़ेगा आपको। जो व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, व्हाट इज, कई वर्ड अभी आएंगे, पहले इसको खत्म करते हैं, फिर इसकी लिस्ट करते हैं। पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी वर्ड आएगा 90 पेज पर। ये सारे नाम आपको बताया, ये नेम, ये सारे 89 पर है, एक ही साथ हमने अलग किया है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये भी आपकी है, पेडिग्री में बना हुआ, सिर्फ बना हुआ है नीचे, ये आप पे नहीं है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा लिख दिया। ये जो प्रोजेरिया इसलिए लिख दिया हूँ, जो आप में से कई अमिताभ बच्चन की फिल्म पा देखा होगा, पा, जिसमें छोटे में बच्चा जो है बूढ़ा हो जाता है, तो इसी डिजीज पर ये फिल्म है पा। इसमें क्या होती है, एजिंग फास्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मैं ये नाम लिख दिया, इसी पर डिजीज को लेके मूवी बनाया हुआ। अब सारे नोट हो गया तब बताना, फिर इसका टेबल बना लूंगा, तब मैं यहाँ से शुरू करूंगा, एक एक बताना।
हो गए बच्चे? वेरी गुड। अब इसको मिटा के आपके पास जगह हो तो आप उसी पेज पर कर लो, और जगह ना हो तो अलग पेज पर कर लेना। ये लिस्ट में आपके पेज नंबर 90 के लिए कर रहा हूं, अभी सिर्फ लिस्ट। अब एक नया नया वर्ड आएगा इसमें, देखो तो ये क्या है, मोनोजोमिक या मोनोजोमी। जैसे अभी लिख रहा हूं वैसे लिख दो, फिर एक्सप्लेन करेंगे। 12 - 1 इससे होती है टर्नर सिंड्रोम। और ये नाम लिख दें, मोनोटोमिक ट्राइजोमी या ट्राइजोमिक भी बोलते हैं। 2n+1, इसको दो पार्ट कर दीजिए। अब यहाँ आउटोजोमल, और यहाँ कर दो बच्चे सेक्स क्रोमोसोमल। अच्छा, मैं यहाँ जो लिखूंगा उसको आप ऊपर लिखूंगा, आप यहीं पर लिखना। पहले इतना बात लिखिए। अब आप देखो ये पेज नंबर 90 पर आपको ये नया वर्ड सब मिलेगा। एन्यूप्लॉइडी, मोनोजोमिक, ट्राइजोमिक, साथ के साथ आपको एक वर्ड और मिलेगा, पोलीप्लॉइडी। और इस वर्ड से फिर आप वाकिफ होंगे 106 पर भी, उनमें 2 बार पोलीप्लॉइडी वर्ड आएगा। अब यहां से हमको पढ़ना है, देखो, टर्नर्स सिंड्रोम। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसमें बाद में। अब ये देखो, ट्राइजोमिक में ऑटोजोमिक, यहाँ हमको एक ही पढ़ना है, डाउन्स सिंड्रोम। अब यहाँ पर मैं 2 3 और एक्स्ट्रा 2 ही और होता, मैं यहाँ लिख देता, आप यहाँ लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता। पटाउज सिंड्रोम। अब कहोगे सर पटाउज क्या है? ये नाम है, और वजारत करता तो नाम उनके नाम पर होता, वजारत सिंड्रोम। अब मैं आपको बताऊं, एक दो थे, निहाल, जेएनयू में। निहाल नाम का लड़का था, दिल्ली का ही, और उसने एक सिंड्रोम डिस्कस किया, डिस्कवर किया। तो अब उनके जो जो गाइड थे उनके नाम और इनका लेस्च निहाल सिंड्रोम हो गया। वो आपकी सिलेबस में नहीं है, दिल्ली का ही लड़का था, लेस्च निहाल सिंड्रोम, जेएनयू में डिस्कवर हुआ। ये पटाउ सिंड्रोम, पीटवार्ड सिंड्रोम, ये सारे उन पर हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था। अब यहाँ सेक्स क्रोमोसोमल में आ जाओ बच्चे। सेक्स क्रोमो, इसको मैं मिटा दो, ऊपर वाला। आई थिंक यू ऑल हैव डन हियर। तो सेक्स क्रोमोसोमल वाला जो है यहाँ, इसका मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं, आप नीचे में ही लिखोगे। बुक में एक ही है, क्लीनफेल्टर, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। और इसमें एक और भी लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, जैकॉब्स सिंड्रोम, जिसको सुपर मेल बोलते हैं। जैकॉब सिंड्रोम इसमें बुक में नहीं है, इसको सुपर मेल बोलते हैं। दो दो कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको लिख दिया हूँ। अब शुरू करता हूँ काम। ठीक है भाई, नोट हो गए सारे? तो अब क्या है, जब हम पढ़ लेंगे ना, अब उसके उसके बारे में यदि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो बुक में है वो हम यही लिख देंगे, तो आइदर इन सब्जेक्टिव फॉर्म हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो, हमारी रिवीजन तुरंत हो जाएगी। अब मान लो मैं कहता हूँ डिजीज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी, तो अब
यदि ट्राइसोमी मैं बोल रहा हूँ और बुक पे जो लिखा हुआ है ऐसे वर्टिकली, हम ऐसे दिमाग हमारा दौड़ रहा है, और एक टेबल बनी है वो हमारे दिमाग में फ्लैश हो रहा है। तो जैसे ये डिजीज हो रहा है, एक बड़े से चार्ट पे बना लो, कार्डबोर्ड पे बना लो, कुछ दिन के लिए घर में लगा लो, फिर उसे आप हटा लो, फिर दूसरा लगा लो, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री का लगाते होंगे। तो उससे क्या होगा, सामने विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी, याद होता रहेगा, चलते फिरते आपने देख लिया, याद होगी। अब सबसे पहले बच्चे आ जाओ ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपने दिया, आपके पास बुक शेयर नहीं कर रहा, कहोगे तो कर देंगे, लेकिन 89 पेज खोल लीजिए, नया वाला में हो सकता है दूसरे 5 पेज में हो, अगल बगल हो जाए। देखो, एनीमिया इज ए कॉमन वर्ड है, जिसमें जनरली खून की कमी हो जाती है, तो आपने कह दिया एनीमिया। बट एनीमिया जो है कई तरह का होता है। एक आयशा पत्र क्रोमोसोम के दोनों के नाम बता दीजिए, कौन से बच्चे? ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हो आप आयशा? आपके दिमाग में क्या है, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम? जी, तो देखो बच्चे, आपको मैं बताया था ह्यूमन में जो 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, तो 44 क्रोमोसोम 44 तो दोनों में मेल हो फीमेल में सेम होता है, जो सेम होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम। और ऑटोजोम के छोड़ के जिससे सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, ये क्रोमोसोम तो हम लोग बात किए थे, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो भी बीमारियां सेक्स क्रोमोसोम से है उसको सेक्स लिंक कहा गया या सेक्स क्रोमोसोमल कहा गया, लेकिन जो बीमारियां ऑटोजोम पर है उसे ऑटोजोमल कहा गया। तो आपने एक दिन आपको एक क्रोमोसोम का चार्ट भी दिखाया था आपको। अब ऑटोजोम है तो इसके सबके रोल नंबर है 1 2 3 4, इनका नाम कुछ नहीं होगा, रोल नंबर है। यदि मैं बोलता हूँ रोल नंबर 1, तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम आएगा 1, हमने एक दिन आपको चार्ट दिखाई थी। अब जैसे मैं सिकल सेल एनीमिया का बात करूंगा, तो ये डिजीज जो है ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 11 से है। क्रोमोसोम नंबर 11। अभी कहो तो मैं दिखाई देता हूँ आपको, रुक, फिर उस दिन भी दिखाया था, फिर मैं दिखा रहा हूँ। इसका काम तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमको पड़ेगा, फिर भी आप दिखाई दे रही है वहां से, तो यहाँ मैं इसको हम करने की कोशिश करते। अब यहाँ देखो बच्चे, ये जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसमें 23 है, क्योंकि एक रोल नंबर में एक ही क्रोमोसोम होता है। तो देखो, यहाँ से 1 से लेके ये जो आया था आपका, यहाँ से 1921, ये एक्स और वाई जो है सेक्स क्रोमोसोम है, और सारे ऑटोजोम है, सब में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो ये उन पर कौन कौन से फीचर है उसके लिए लिखा हुआ है। हम लोग जो अभी सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, वो ये क्रोमोसोम नंबर 11 यहाँ पर है। तो इनके रोल, यदि मैं अभी ये बताया था क्राइजू चैट सिंड्रोम,
ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, इसका पार्ट यहाँ टूट जाता है तो प्राइड्यूचर सिंड्रोम होता है। तो दो कैटेगरी में बांटा गया है, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई है, इसको छोड़ के जो है वो ऑटोसोम है। ये मेल और फीमेल में दोनों में एक जैसे होते हैं। ऑटोसोम से रिलेटेड जो बीमारी है उसे ऑटोसोमल कहते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम से जो रिलेटेड है सेक्स क्रोमोसोमल। अब आगे डिस्कशन के बाद हम ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव पर फिर फोकस करेंगे। इसका बच्चे पूरा फोटो नहीं आएगा, ये मैं ऐसा करूंगा जितना जितना जरूरत होगा मैं भेज दूंगा, क्योंकि अच्छा ये आप मार्केट में भी आपको नहीं मिलती। एक्चुअली आई हैव प्रोक्योर्ड फ्रॉम दिस यूएसए, जो आप पढ़ेंगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है जहाँ पर एजीपी था, तो वो लोग भी डायरेक्ट नहीं भेजते, पहले आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर पर्पस। मैंने वही उनको 2-3 बार मेल किया जो फॉर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली उन्होंने भेज दिया। बहुत अच्छी है, वर्ल्ड वाइड पूरी क्रोमोसोम में कहाँ वहां पर कौन सी कैरेक्टर है सब लिखा है। अरे अभी तो ये आप शुरुआत है, आपको थोड़ा जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आओगे ना, तो आजकल तो यहाँ तक कहानी आ गई, मैं बताया था यदि फीटस जो है उसकी स्टडी करके कहा देगा कि उस उम्र में उसकी कौन सी बीमारी होनी है, कि आज तक वहां तक चला गया है सर। चलो अभी इस पे वापस आओ। अब बच्चे, अब ऐसा को प्रॉब्लम था दो तरह के क्रोमोसोम पर। आई थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल। आउट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम के छोर पर रेस कितने हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम। अब देखो हम क्रोमोसोम नंबर 11 से बीमारी यहाँ पर आई, एनीमिया। एनीमिया आप कहते हो जनरली खून की कमी होना। यदि किसी वर्ड के लास्ट में आपको मेडिकल साइंस में MIA आता है तो एनीथिंग इज इंक्रीजिंग, यानी यहाँ व्हाइटनेस इंक्रीज हो रहा है, एनीमिया। और खून की एनीमिया कॉमन बहुत तरह के होते हैं, सिकल सेल एनीमिया और निकस एनीमिया, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। B12 कमी में हो जाती है पर निकस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो एनीमिया बहुत है, मैंने किसी कारण से वो डेफिशिएंसी आई एनीमिया। अब यह सिकल सेल एनीमिया इसलिए बोलते हैं, पहले इसको समझना फिर क्वेश्चन। जो आरबीसी का शेप यूं होता है, नॉर्मल डिस्क्वाइट। अब यदि आरबीसी हंसुए की तरह हो गया, शक्ल की तरह, तो इसको बोला सिकल सेल एनीमिया। सबके पास बुक है या बुक शेयर कर दो? यू ऑल हैव द बुक, क्योंकि भी क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ से, है? ठीक है बच्चे, तो आप पेज नंबर 89 खोल के रखो, वो टाइम बचेगा। वहां पर देखो यहाँ, तो हंसुए की तरह हो गया तो इनका क्या हो गया, ये कैन नॉट कैरी द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनकी कम हो गई, नहीं के बराबर है, तो इनका शेप ही बदल गया। इसको बोला सिकल सेल एनीमिया, ड्यू टू द शेप। शक्ल कहते हैं हंसुआ की तरह, जिसे फसल काटते हैं उस शेप का हो गया आरबी से, तो इसको बोला सिकल सेल एनीमिया। अब क्वेश्चन है जो ये हुआ क्यों, व्हाई इट हैपेंड, तो अब इसके रीजन में आइए। फिर आप साइड में क्वेश्चन भी बना सकते हैं, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो अब बेटे देखो, आरबीसी में हीमोग्लोबिन में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता है, 4 चेन होते हैं। ये 11th के बायोमोलिक्यूल्स में भी था, और अभी सिकल सेल एनीमिया में, और अगला जो थैलेसीमिया है उसको भी समझने में काम आएगा। 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होता है, हर पर एक एक आयरन मॉलिक्यूल लगे होते हैं, आयरन। तो इसलिए एक हीमोग्लोबिन एक बार में 4 ऑक्सीजन ले जाता है, ये आयरन कंबाइन।
तो यदि भूल गया हो तो कहीं पर नोट कर लो, हीमोग्लोबिन हैव either 4 chains, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो बीटा चेन। अब क्या होती है बच्चे बीटा चेन में, तो एमिनो एसिड्स है, यहाँ बुक में बनी हुई है ऐसे करके, एमिनो एसिड 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 बनी है, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6। अब नॉर्मल 6th पोजीशन जो है इससे कोई मतलब नहीं, ये एमिनो एसिड्स है, ऑल आर एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड का चेन है, 6th पर लिखा होगा ग्लू। ग्लू का मतलब होता है बेटा पूरा नाम ग्लूटामिक एसिड। जो स्ट्रक्चर हम लोग 11th में बच्चों को बताए, कल स्ट्रक्चर का भी जरूरत नहीं है। तो 6th पोजीशन पर होती है ग्लूटामिक एसिड। अब यदि ये ग्लूटामिक एसिड के बदले में ये बदल जाए वैलिन से, सिर्फ एक एमिनो एसिड बदल गया, ग्लूटामिक एसिड के बदले में वैलिन आ गया, तो आरबीसी कैन नॉट मेंटेन इट सेल्फ और बिकम सिकल सेल। तो अब यदि अब रुको भैया, अल्फा बीटा आपके मैथमेटिक्स का अल्फा नहीं है जी। 4 चेन होता है तो कुछ तो नाम रखता। अब आप केमिस्ट्री में कहते हो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, मतलब अल्फा मैंने यहाँ पर पहला, बीटा मैंने दूसरा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा ए बी कह दो। अब ये लोग आलिफ पेटे नहीं रखे, ओबो नहीं रखे, बस यही मतलब है। जैसे आलिफ पेटे हम रख दें उस नाम से, तो वही अल्फा बीटा, नथिंग मोर देन दिस। तो 4 तरह, दो तरह के हैं, 2 चेन बराबर, दूसरी 2 चेन बराबर, इसलिए इनका नाम पड़ा अल्फा बीटा। ये जितना नाम आप देख रहे हो सारे लैटिन और ग्रीक है, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। 1 2 3 4 हम लोग पढ़ते, 1 2 भी छोड़ दिया तो आप देखो हर जगह मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नोना कितना, यही है अल्फा बीटा, पहला दूसरा। तो अब जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो आप इसको लैंग्वेज में आंसर भी लिख दो। जो the when the glutamic acid when the glutamic acid present at 6th position of hemoglobin, when the glutamic acid present at 6th position of beta chain of hemoglobin is replaced by valine, comma sickle cell anemia takes place। अब ठीक है, तो अब हम आगे ये भी बताएंगे कि भैया इनके एक को बदल जाने से इनके पूरी की पूरी शेप क्यों बदल गई है जी। ये इनका एक बदल गया तो ये क्यों बदल गया, ऐसे क्यों चेहरा इनका हो गया, इस पर भी क्वेश्चन आगे लास्ट में। अब जो इनके जो सिकल सेल एनीमिया में आपका फर्स्ट दिया हुआ है, पहले उस पर आते। अब यहाँ पर देखो, फिर थोड़ी पेडिग्री वाली बात होगी, वहां पर लिखा है जीन HB। अब 11th पर HB हीमोग्लोबिन से, अभी आपकी जो क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हो वहां पर नाम लिखा है, तो उनका सर्टेन नेम दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन जिनका नाम का दिया है HB जीन हीमोग्लोबिन से। तो आज जो इंसान होगा वो इसके लिए 3 तरह के हो सकते हैं। एक देखो HBM HB मतलब नॉर्मल, हर में 2 क्रोमोसोम होता है, 11 2 होगा सब में, यहाँ का भी जीन सही है, यहाँ का भी जीन सही है, HPA ये नॉर्मल होगा। तो इस तरह के क्या होगा कि 100%
आरबीसी नॉर्मल। अब मान लो एक पर बदल गया, चेंज हो गया, HbA एक क्रोमोसोम ठीक है, एक पर बदल गया, तो उसके लिए जब ग्लूटामिक एसिड के बदले वैलिन आ जाती है तो उसके लिए HbS, यानी ये सिकल सेल काउज करेगा। तो इस तरह के इंडिविजुअल में ये वाला जो है 50% आरबीसी जो है बच्चा वो नॉर्मल बनेगा, और ये जो है 50% सिकल सेल हो जाएगा। तो ये आदमी होगा क्या, इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में यहाँ लिखोगे दिस पर्सन सर्वाइव्स, पर्सन सर्वाइव बट remain anemic throughout the life. This form is called heterozygous, survives but remain anemic throughout the life. अब थर्ड ये होती है जो दोनों हो गया HbS एंड HbS, तो 100% आरबीसी सिकल सेल। तो इन केसेस में क्या होगा, नॉर्मली देयर इज नो सर्वाइवल इफ ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन। अब इसके बाद जब बुक में है नहीं, जब सारा हो जाएगा तो अभी आज के जमाने में अभी इसका क्या रिमेडीज हो रहा है उस पर बात कर लेंगे हम। 100% आरबीसी सिकल सेल, तो फिर इन्हें दिक्कत होती है, इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दूसरी तरह के इनको करना, मेडिकेशन करना। तो ये जहां पर स्टार्ट किया है वहां ऐसे लिखा है। अब यहाँ से बच्चे क्वेश्चन लिखो पहले, और तुरंत से हमको बना के दिखा दो जैसे पिछली क्लास में सबने दिखा दिया। लिखो a male who is head, क्वेश्चन लिखो और तुरंत आंसर बनाइए। A male who is heterozygous for sickle cell anemia, a male who is heterozygous for sickle cell anemia get married with the female who is also heterozygous for the same disease. मैं रिपीट कर देता हूं, a male who is heterozygous for sickle cell anemia get married with the female who is also heterozygous for the same. Find out. Number one, the frequency of progeny for the disease. A में लिखोगे find out the frequency of progeny for the disease. B में लिखोगे percentage survival. And third में लिखेंगे also show through pedigree chart. तो इसमें 3 पार्ट है। अब 1 + 1 + 1 लिख ले इज इक्वल टू 3 मार्क्स। और क्वेश्चन के साथ आज हम आप ये भी बता दें जो चैप्टर्स हो रहे हैं, टेस्ट तो नहीं हो रहा है बट वी कैन डू। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हम 2-2 चैप्टर के टेस्ट भेजना शुरू करता हूं आपको, और इट इज वेरी इजी। आप टेस्ट करके उसको आप ऑफिस को भेज देंगे, तो मुझे मेल कर देंगे, मैं यहाँ चेक करके वापस भेज दूंगा, चला जाता है। दैट यू कैन डू। मेथड इज इजी, वही नहीं है, पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको हम भेजेंगे, आप तैयार हो जाएंगे, 2-2 चैप्टर का लेते जाओ, छोटे-छोटे एग्जाम। आप स्कैन करके उनको मेल भेज दोगे, वो भेज देंगे, मैं फिर आपको वापस कर दूंगा, मार्क कॉपी चला जाएगा।
आपको अजका ने बना दिया। वेरी गुड, ठीक है वजारत, 50% हेटेरोजाइगस, एकदम सही बात। यस, सर्वाइवल 75। अब इसी तरह में आपको दे दिया गया, सारा दे दिया, इतना देखो बना लिया, तब ऑब्जेक्टिव में कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन दे देगा, लिख देगा परसेंटेज ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल विल बी 25%, 50%, 75%। तो देखो बॉक्स में ओनली 25% विल बी कंप्लीट नॉर्मल। इज इट क्लियर? उस्मान बना लिया, अजका ने बना दिया, वजारत बना दिया। देखो जब कॉन्सेप्ट आ जाएगी तो जेनेटिक्स इज वेरी इजी। अब यहाँ बना लिया, जो बच्चे नहीं या बना लिए हैं तो जरा मिला लें। ऐसे बनाए हैं ये लोग, देखो HPA और HBS था, बस यहाँ पर गेट मैरिड विद HPA और HBS, जाहिर सी बात है। यहाँ देखो ये दोनों आएगा बच्चे, तो HBA ये कंप्लीट नॉर्मल है। यहाँ HBA और HBS हेटेरोजाइगस है, HBA और HBS ये हेटेरोजाइगस है, और ये HBS और तो ये दोनों देखो हेटेरोजाइगस, 25% नॉर्मल, 25% कंप्लीटली सिकल सेल। तो नॉर्मल केसेस में जब हम आपको सर्वाइवल पूछे हैं अकॉर्डिंग टू गोल्ड, तो आप ये आंसर करेंगे 75%, 25% की सर्वाइवल नहीं। अब इसको पेडिग्री से दिखानी है आपको, तो यू नो पेडिग्री में ये ऐसे ए फीमेल एंड स्क्वाड से मेल लेते। अब इसमें सेक्स लिंक की तरह हम ये नहीं कह सकते ये मेल ही या फीमेल, डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, इसमें कंप्लीटली एक सफर हो रहा है, तो एनी आप आइदर मेल या फीमेल किसी को दिखाए, इट मेक्स नो डिफरेंस इन केसेस में, ठीक है। तो इनका अब कुछ जो रिफ्रेशर्स हैं उसमें कैरियर के लिए हाफ क्या हमें नहीं किया गया, और सिकल सेल एनीमिया को ही लेके आपका एक पेडिग्री है, आपके पास ऑलरेडी बुक है, तो आप देख लो पेज नंबर 88 में 2 पेडिग्री है। एक साइड में जो बना हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव का, वो सिकल सेल एनीमिया को लेकर ही। पहले एक राउंड आप बना ले, उसके बाद हम इसको, अब यहां से भी हम स्टार्ट करके अब इनकी भी मैरिज दिखा सकते, आगे भी ले जा सकते, तो फिर जीनोटाइप पकड़ेंगे। इतनी बातें हो गई, आई थिंक यहाँ तक कंफर्टेबल है मैं। भैया यहाँ पर कोडोमिनेंस कहाँ हुआ जी? प्लियोट्रॉपी कहते तो बात भी बनती। यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली काम कर रहा है और नॉर्मल एंजाइम्स बन रहे हैं, और वो पूरा हीमोग्लोबिन बना रहा है। इट इज नॉट एट ऑल ए केस ऑफ कोडोमिनेंस। बुक में नहीं दिया है, बट ये प्लियोट्रॉपी का केस हो सकता है, तो मैं बताऊँ, नॉट कोडोमिनेंस। मोहन भाई नो, रुक जाओ, आयशा को चाहिए साथ साथ। हाँ ऐसा देख लो बच्ची, इसमें ये कंप्लीट नॉर्मल है, ये हेटेरोजाइगस है, ये सरवाइव करेगा ही करेगा। ये जो है ना HBS यूजुअली ये सरवाइव नहीं करता। सर्वाइवल पूछ रहा हूँ, पैदा तो हो गई, पैदाइश के बाद ही प्रॉब्लम होगी, जो ऑक्सीजन की कमी होगी एनीमिक दिखेगा। ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर सर्वाइवल दिक्कत है। तो अब यहाँ तक आगे तो थोड़ा मैं आपको इसका उपाय बता देता हूँ जो से हटके है। आइदर तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करो, वो टेम्पररी है, इनकी ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहे नॉर्मल, बट परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है।
परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बिकॉज जो ब्लड बनती है वो बोन मैरो के अंदर बनती है, हड्डियों के बीच में। जो आप मटन या चिकन खाते हैं तो ये बीच में जो फ्लूइड आप देख रहे हैं ये है बोन मैरो, और यहाँ पर ब्लड सेल यहाँ बनने का काम तो हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड बनने के बाद आपका जम जाता है, ये लिक्विड पार्ट होता है, इसमें बढ़ती है ब्लड। तो आप इसको बदल के हेल्दी आदमी का दे दिया तो पुण्य बढ़ने लगेगा। तो इसकी परमानेंट इलाज जो है वो बोन मैरो है। तो अब ये जाहिर सी बात है, जो हर जो आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता, इट इज कॉस्टली, बट साइंस हैज डेवलप्ड इट मेथड्स। आपके इवन अपोलो में भी करता है, इसका इलाज करता है परमानेंट। तो आपको जानकारी होनी चाहिए जिसका यही। अब थोड़ा सा इनसे आगे बढ़े। अब आगे तीसरा क्वेश्चन इससे है, क्वेश्चन लिखिए जो, और आपके पास पेज है तो पेज नंबर 90 भी खोल दीजिए। रशीद रूबन, रूबन आप ये क्या लिख रहे हैं भाई? आप ये मेरे को समझ में नहीं आ रही। रशीद लिख रहे हैं ROZN। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, समझ गया गॉड पॉइंट, मतलब रोगन, हाँ बोन मैरो। बच्चे बहुत मजे में खाते हैं उसको। इसको हीमोपायोटिक सेल बोलते हैं, वो भी लिखना हो तो लिख डालो। दे आर कॉल्ड एज हीमोपायोटिक सेल्स। और प्रोसेस बोन ब्लड सेल बोलने को बोलते हैं हीमोपायोसिस। तो ब्लड से रिलेटेड बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है वही है जो इसको आप रोगन बोलते हैं, उसको किसी हेल्दी आदमी का ट्रांसफर कर दिया जाए। और होता है बहुत सारी बीमारियां ब्लड से रिलेटेड का इलाज इससे होता है। अब इसको मिटा दें। अब एक क्वेश्चन आप लिखें। अब क्वेश्चन ये आती है यहाँ से, जो ग्लूटामिक एसिड हट गया जी, वहां पर वैलिन आ गई। अच्छा, एक चीज बुक में है जिस पर मैं अभी इम्फेसिस नहीं दिया, फिर भी आपको बता दूं। जो पेज नंबर 89 पर है, यहाँ पर लिखा होगा CTC और बगल में लिखा है CAC। तो ये DNA का स्टैंड है जी। अब इसको मैं इसलिए हाईलाइट यहाँ नहीं किया, तो बच्चों को कोडोन तो भी समझ में आती नहीं है। अब ये जो है, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, DNA पर RNA बनती है, ये बनाता है GAG और ये बनाएगा GG। अब हम यदि जेनेटिक कोड की पूरा डेफिनेशन देने लगे तो अभी दिक्कत होगी, थोड़ा बता देता हूँ। और उसके बगल में आप लिख लो बच्चे, पेज नंबर 112, थोड़ा मैं करा देता हूँ। तो जब mRNA पर GAG होता है तो ये लाता है ग्लूटामिक एसिड। इतना अभी लिख ले और ये भी दिखा दे। अब इसके बदले यदि GUG आ गया तो ये लाता है वैलिन। तो सिर्फ बदला एक, म्यूटेशन हुआ, एक बदल गया। T के बदले A आ गया है DNA में, तो mRNA बदल गए। ये बात जो है ये mRNA है, जिसकी कॉन्सेप्ट अभी नहीं होगी, आई नो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंफेसिस नहीं दे रहा था। फिर भी देख लो, इतना लिख के छोड़ेंगे आप पेज नंबर 112। और एक काम और भी कर सकते हैं, पेज नंबर 112 आप खोल दे बुक है तो उस पर बच्चे देखोगे ऐसे बॉक्स बनी बहुत सारी। उस नीचे बॉक्स में आ जाओ तो यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पर लिखा होगा GAG
यहाँ पर, और इसको छोड़ दो। एक मिनट, एक नीचे पहले आप 112 को खोल दीजिए आप। यहाँ पर आपका लिखा होगा, यहाँ सॉरी, यहाँ पर लिखा होगा GUG, और नीचे लिखा है भाल माने वैलिन। यहाँ एलेनिन का कोई मतलब, इसके बगल में आप देखो लिखा है GAG, ग्लू, ग्लूटामिक एसिड। तो उसको ऐसे पेंसिल से चेन लगा के छोड़ दो 112 पे। यहाँ भाल, यहाँ ग्लू, इसी को दिया। तो इसको हम लोग कब समझेंगे? जब जेनेटिक कोड समझेंगे। लेकिन कितना बना लो कॉपी पे, 112 लिख दो, 112 में चेक कर लीजिए, यहाँ लगा दीजिए। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। ये जो है बुक में ग्लू, ये भी बता दूं आपको, ग्लू और भाल, ये 3 एमिनो एसिड का शॉर्ट नेम है, 3 लेटर कोड है। जब 112 पर भी जाओगे, यहाँ पर सीधे दिया है ग्लू, तो ग्लू चिपकाने वाली ग्लू नहीं। अब कहोगे इसका सर हमको फुल फॉर्म देखना है। अभी मैं बोल रहा हूँ ग्लू मीन्स ग्लूटामिक एसिड, भाल मीन्स वैलिन। लेकिन आप अपनी केमिस्ट्री बुक का सेकेंड वॉल्यूम पेज नंबर लिख लो, 412 413, केमिस्ट्री वॉल्यूम सेकेंड, चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 412 413, जहाँ एमिनो एसिड की लिस्ट है। हो सकता है नया में एक पेज आगे पीछे हुआ हो, वहां पर पूरा नाम, 3 लेटर कोड, सिंगल लेटर कोड, तीनों दिया हुआ। IUPAC सिस्टम का है, यूपक सिस्टम, पूरे एमिनो एसिड का 3 लेटर कोड ही बना हुआ है, 1 लेटर कोड ही बना हुआ है। तो इसलिए कोरिलेट करोगे तो हो जाएगा। इसमें बच्चे इतना लिख के अब इसको रख, और यहाँ पर ये जो बदलता है ये म्यूटेशन के कारण। तो जब हम म्यूटेशन करेंगे तो यहाँ भी एक लाइन लिख के छोड़ ही देता हूँ, यहीं पर लिख लेना, ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ इतना लिखना अभी काफी है। ऑटोमेटिकली आई विल कम बैक हियर जब डिटेल मैटर आए। ये चीज यही लिख दिया पापा, ये बात है। अब बच्चा को पता ही नहीं है जो ये कोडोन क्या होता है और यहाँ दिया हुआ है, तो ये बच्चे कैसे समझे? ग्लू का मतलब, वहाँ ग्लू ऐसे सीधे ग्लू लिखेगा तो बच्चा तो चिपकाने वाला ग्लू समझेगा हमारा। उसको बताना पड़ेगा ना भाई, ग्लू जो है 3 लेटर कोड है एमिनो एसिड का IUPAC सिस्टम में। तो ये तो बच्चे को कोई टीचर ही बताएगा जो ये डाल दिया यहाँ। तो मैं आपको बता दिया केमिस्ट्री की 412 और 413 पे खोल देना, वहां पर सारे के मिल जाएगा। इसको मिटाओ बच्चे। अब एक क्वेश्चन आओ पेज नंबर 90 पे। तो बाय रिप्लेसमेंट ऑफ glutamic acid by valine, by the replacement of glutamic acid by valine, why RBC becomes sickle cell? Why RBC becomes sickle cell? मतलब ये हो गया। जिनके पास बुक हो बच्चे तो पेज नंबर 90 के फर्स्ट पैराग्राफ के बगल में क्वेश्चन लिखो पेंसिल से, पेन मत मारना। टाइम आएगा जब हम मिलेंगे साथ में तो फिर कुछ और भी काम सब होगा। By replacement of glutamic acid by valine, why RBC becomes sickle cell? तो वहां पर लाइन अंडरलाइन करो, जिनके पास बुक ना हो वो लिखेंगे, और जिनके पास बुक है वहां अंडरलाइन करोगे, वहां लिखा होगा mutated RBC undergoes
पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। पहले तो अंडरलाइन करो, फिर आपका इनको बात को आगे बताऊं। म्यूटेट मिल गया लाइन आपको? जिनके पास नहीं है वो लिख लेंगे। जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स undergoes polymerization under low oxygen tension। इतनी आंसर हो गया। उससे क्या हो गया? जो बाइकनकेव है दैट फॉर्म्स इलोंगेट, बाइकनकेव से इलोंगेट सिकल सेल। अब इस लाइन को भी मैं ब्रेक डाउन शुरू करूं, लो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, तो ये तो अलग पार्ट लेगा, वो भी मैं बता दूंगा। उसमें आपको मुझे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो ये लंबी चौड़ी कहानी होगी, बट आई विल डिस्कस आफ्टर। जब हो जाएगी सिलेबस तो उस पार्ट को भी बताऊंगा। ये ऐसे ब्लड प्लाज्मा में ये बाइकनकेव है, चल रहा है, तो एक हीमोग्लोबिन होने से ऐसे कैसे हो गया जी? तो कहीं न कहीं फ्लूइड से कुछ मैटर हुई है। वो मैटर जो है, तो इसके लिए हमको घुसना पड़ेगा आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में। जो अभी करेंगे तो ये टाइम जाएगा। अभी इतना करा दिया, उसको भी करा। अब इसके बाद इतने आपके सिकल सेल एनीमिया के बारे में कर लिया, तो नाउ इससे रिलेटेड इसको देख लो 2 मिनट में। बच्चे सिकल सेल एनीमिया में किसी को परेशानी हो तो आप बताओ, तो पूरा डिस्कस है। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरा, इसी चेन मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिजीज थैलेसीमिया में। क्वेश्चन रिपीट। अच्छा, आज मैं इसमें कंजूसी कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी मुश्किल से खत्म हो गया है, और यहाँ हम लोग कंटेनमेंट जोन में बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी रात को का फिर मंगवाऊँ, सारे खत्म हो। जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम, वी आर इन द कंटेनमेंट जोन, निकलने नहीं देता। लिखो क्वेश्चन। बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ glutamic acid by valine, by the replacement of glutamic acid by valine, why RBC becomes sickle cell? ये क्वेश्चन है, और पूरी लॉन्ग डिस्कशन के बाद बुक में आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको अंडरलाइन आप कर लोगे। म्यूटेटेड आरबीसी मतलब चेंज वाला, म्यूटेटेड माने चेंज वाला। म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स undergoes polymerization under low oxygen tension, hence biconcave hemoglobin change into sickle। अब यहाँ एक एक चीज को बताना पड़ेगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं, बट विल डिस्कस। यहाँ पॉलीमराइजेशन क्या हुआ, यहाँ लो ऑक्सीजन टेंशन क्या हुआ, ये सब का आंसर है बच्चे। ये हम डिस्कस कर लेंगे, आपको हम आगे बढ़ने दें। अब आ जाओ थैलेसीमिया में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सारी एक साथ ही तो जुड़ी है। केमिस्ट्री तो है, चेंज होने से हो रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री में। अब एक लिखो बच्चे, थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में क्या होती है, तो अभी मैंने बताया 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, चार चेन होते हैं। हीमोग्लोबिन एमिनो एसिड का चेन हो रहा है। अभी सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था कि एक बदला था सर, एक। अब आप देखो एक एमिनो एसिड का इंपॉर्टेंस क्या है,
या डीएनए में एक बेस का इंपॉर्टेंस क्या है, एक बेस बदल जाने से वो आदमी का जान ले सकता है। ये कैसी केमिस्ट्री है, थिंक अबाउट दैट। और कितनी एक्यूरेट केमिस्ट्री अंदर में चलती है उसको देखिए आप, कितनी एक्यूरेसी के साथ चलता है। एक आदमी बीमार पड़ता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बट ये है, ये हाउ द ऑल फंक्शंस आर गोइंग ऑन प्रॉपरली, ये चीज सोचने की है। मिलियंस एंड मिलियन बेसेस हैं, एक गड़बड़ होता है तो जान ले लेते। तो एनीवे, कम टू द पॉइंट। अभी in this in sickle cell anemia you have seen there was only one change in the beta chain, but थैलेसीमिया में क्या होती है, पूरी की पूरी एमिनो एसिड बदल जाती है। तो किसमें होता है जी, अब इनमें अल्फा भी होगा बीटा भी होगा। तो थैलेसीमिया इज ऑफ टू टाइप्स, एक को बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, लिख लीजिए अल्फा थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया माइनर। दूसरा बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया या थैलेसीमिया मेजर। तो क्वेश्चन है वहां पर, जहां पर थैलेसीमिया डिस्कस है वहां लिखा होगा, तो क्वेश्चन बन जाएगी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। तो आंसर लिखेंगे अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर। यदि अल्फा चेन में चेंज हुआ तो इसको माइनर बोला, बीटा में चेंज हुआ मेजर बोला। तो मेजर इसलिए बोला, क्यों बोला, बिकॉज यहाँ तो आपको दो टाइप है, टोटल 30 टाइप्स के थैलेसीमिया होते हैं। कुछ ऐसी थैलेसीमिया है जिसमें पर्सन एनीमिक रहता है, सब कुछ करता है, चलता है, इवन फीमेल यदि उसके कुछ खास थैलेसीमिक है तो शी कैन कंसीव कीपर। बट ये सबसे प्रॉब्लम है थैलेसीमिया मेजर बीटा में, क्योंकि इनमें और टोटल हीमोग्लोबिन जो है उनका क्वांटिटी पूरे के पूरे चेंज है, और इट इज कंप्लीटली नॉन फंक्शन। यदि कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर के साथ बर्थ होता है तो एवरी मंथ दे हैव टू ट्रांसफ्यूज ब्लड, क्योंकि उनकी ब्लड एकदम बेकार है, वो किसी काम के नहीं है। आपको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहना है, देयर इज नो वे आउट विद सर्टेन मेडिसिन्स। अब उनकी सिविलिटी ये सोचो, इतने देने के बाद यदि चलती रही ये इलाज, तो भी आप इनका मैक्सिमम जो है लॉन्जिविटी 18 से 20 साल होती है। बहुत दर्दनाक स्थिति होती है फैमिली। लेकिन एक चीज होती है, यदि वाइफ हस्बैंड पहले एक अपनी सिंपल ब्लड चेक करवा ले, माइनर चेक होती है, तो आपको जेनेटिस्ट कह सकता है जो आने वाला जो आपका इशू होगा वो थैलेसीमिक होगा। ये चीज हो जाती है आजकल। तो इसलिए आजकल ये डिजाइन चल गई है और होनी चाहिए, जो टू गो टू द जेनेटिक काउंसलर। अब एम्स में डिपार्टमेंट है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, हमारे कंट्री में उतने लोग कॉन्शियस नहीं है, और बाहर कंट्री में तो एकदम जाते ही जाते हैं, इतने कॉन्शियस हो गए। अब सबसे ज्यादा देखो जेनेटिक प्रॉब्लम्स की जो जितनी हिस्ट्री आती है तो सारे अमेरिका में आता है, जो ये बीमारी अमेरिका में, ये बीमारी अमेरिका में। तो अब हमारे 2-3 डॉक्टर ने एक हफ्ता पहले ही उनसे पूछा तो भैया आपकी सारी अमेरिका में इतनी डिजीज क्यों? तो ऐसा ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ टेस्ट ज्यादा होती है तो हम लोग पकड़ पाते, और उधर टेस्ट ही नहीं होती, तो इसीलिए नहीं पकड़ पाते हैं पूरी। तो मेन अब इसमें जानकारी ये रखनी है, जो यदि फैसिलिटी है तो वन शुड गो टू द जेनेटिक काउंसलर बिफोर मैरिज, तो दे कैन से अबाउट एटलीस्ट थैलेसीमिक, और भी बहुत कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं जेनेटिक्स। लेकिन अब कहाँ जाए, हर जगह अवेलेबल ही नहीं है। एक दिल्ली के अंदर एम्स है, यहाँ पर साइटोजेनेटिक्स लैब है, वो कुछ करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है। एनीवे, कम टू द पॉइंट।
अब यहाँ पहला क्वेश्चन हुआ व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ थैलेसीमिया, तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिख दो आप, नेम द क्रोमोसोम्स एंड द जीन, नेम द क्रोमोसोम एंड जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के लिए अब दो जीन रिस्पॉन्सिबल, दो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, 11th एंड 16th। फिर कभी मैप दिखाऊंगा, अभी बुक वाला काम कर लेते हैं, फिर कभी मैप दिखा दूंगा, पूरी पोजीशन दिखा दूंगा। अब यहाँ पर जीन है HBA1, HBA2 और यहाँ जीन है HBB। अभी जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सब दिखाया था वहीं पर जीन लोकेटेड है हर क्रोमोसोम पर। तो हमारी सिलेबस में अब है, तो इतना क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेम द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल थैलेसीमिया 11 एंड 16। यहाँ पर HBB, HBA1, HBA। दिस इज द क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुक। एक क्वेश्चन और है, ये नोट कर लिया। एक क्वेश्चन जिनके पास थैलेसीमिया है वहीं पर सबसे नीचे में देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन भैया मोहम्मद जैद, यदि आपके पास पुरानी वाली केस मिल जाए तो पेज नंबर 710 खोल के देख लेना, 710। डिफरेंशिएट बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। डिफरेंशिएट बिटवीन थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। तो इन लैंग्वेज अब ये है, वहां पर एक चेंज करता है, वहां बहुत सारे चेंज करता है, बट वहां पर देखो लिखा होगा सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। और लिख लीजिए, आंसर लिख लो, चाहे बुक में अंडरलाइन करिए या लिख लीजिए। सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्वालिटेटिव, एक क्वालिटी चेंज, पहले लैंग्वेज लिखो फिर समझाता हूँ। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, whereas sickle cell anemia is a quantitative problem। ये मेन है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, क्वांटिटी ऑफ जो प्रोटीन एमिनो एसिड है उसमें फर्क आ जाता है। तो बुक के हिसाब से इतने ही आंसर हो गया, वैसे बहुत सारे फर्क है। आपको जहां पर थैलेसीमिया है उसके सबसे नीचे में लिखा है थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, तो वहां से 2 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 डिजीज आपका क्या हो गया। अच्छा, हाँ लिखो बच्चे, क्वेश्चन बताऊं, आंसर राइट, क्वेश्चन भी बता देता हूँ। राइट द डिफरेंसेस या डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। आंसर है सिकल सेल एनीमिया इज qualitative problem, whereas thalassemia is quantitative problem। ये क्वांटो वर्ड है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। यहाँ पर ग्लोबिन जिंक में क्वांटिटी में फर्क आ जाता है सारे एमिनो एसिड। और एक चीज और लिख के छोड़ेंगे, जब हम म्यूटेशन में आएंगे तो सिकल सेल एनीमिया में हमने लिखा दिया था सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और इनका रीजन क्या है। अब ये चीज आप बोर्ड में लिखे ना लिखे, यहीं पर लिख ऐसे करके लिख दो
ये गड़बड़ हो गई। अब सिकल सेल एनीमिया में है, इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन आपको समझाएंगे जब म्यूटेशन में आएंगे। और इट इज ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दोनों में अलग तरह की चेंज होती है। वहीं पर लिख डालो आप, इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड इट इज ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो और बोलो बच्चे, अभी आपके पास 15 मिनट टाइम है, कोई नया डिजीज कर लो या कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एज यू लाइक। तो एक डिजीज और कर लेते इसमें से। मोहम्मद जैद, इसके लिए वेट करो ना बच्चे। म्यूटेशन आपको उस दिन बताया था, जो म्यूटेशन अलग अलग बताएंगे ना तो नहीं समझ दिक्कत होगी। म्यूटेशन आपका बुक में कम से कम 10 जगह है। तो हम जब आएंगे, नहीं वहां पर नहीं लिखा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 113 पर लिखा है। वर्ड जहां मैं लिखाया हूँ फ्रेम शिफ्ट, वहां पर आप पेज नंबर 113 लिख सकते हैं। और जिनका देखो थैलेसीमिया, एक बात बता दो, ऐसा आपके पास यदि पुरानी बुक है तो आप पीछे तक एडिशनल रीडिंग में जाओ तो वहां मिलता है कि नहीं। नई बुक में सिकल सेल एनीमिया के बाद ही है। और कौन बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया नहीं मिल रहा है? अब तरह उलट लो, एडिशन में है पुरानी में, ठीक है, इसको मिल गया। पहले इसको देखने दो आयशा को। एकदम बहुत बहुत ओल्ड होगी तब थैलेसीमिया होगा ही नहीं। उसके बाद वाली होगी तो एडिशनल में, पीछे एडिशनल में चेक करूंगा। और एडिशनल में भी नहीं है तो आई विल सजेस्ट टू टेक न्यू बुक। मिल गया? ये वेरी गुड। तो भाई ठीक है, आपको थैलेसीमिया मिल गया तो उसके लिए पिटाई होनी चाहिए ना। पीछे में देखो कई चीजें हैं। अब वहां पर फिनाइल प्लियोट्रॉपी भी है। अब अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो चीजें फिर वहां भी है, आप दोनों जगह से मिला लेना। पेज नंबर 90 भी, और वहां दो वर्ड अब आएगा। हाँ मिल गया, वेरी गुड। तो पेज नंबर 90 पर अब देखो, एक बीमारी है फिनाइल केटोन्यूरिया। तो फिनाइल केटोन्यूरिया आपने 2 बार डिस्कस है। 2 बार जो डिस्कस है, तो हम लोग एक ही बार सारी मैटर को डिस्कस करेंगे तभी तो कंसेप्ट आएगी। तो अब यहाँ पर जो ये नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट मिनट। हम देखो फिनाइल केटोन्यूरिया, ये भी वही स्लिच ऑटोजोमल है। फिनाइल केटोन्यूरिया। अब इसमें क्या होती है, फिनाइल केटोन्यूरिया में एमिनो एसिड जो है फिनाइल एलानिन, इनका लीवर में ब्रेकडाउन होना है टायरोसिन में। नॉर्मल केसेस में फिनाइलएलानिन टू बी कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। और यहाँ पर एंजाइम, जहां पर 90 पर डिजीज है वहां एंजाइम का नाम नहीं है, लेकिन जहां पर प्लियोट्रॉपी पर डिस्कस किया है वहां एंजाइम का नाम है। यहाँ पर लिख, एंजाइम यहीं पर लिख देंगे, फिनाइल एलानिन, यहीं पर आप लिख दो
डिहाइड्रोजिनेज। अब यदि किसी में, अब ये जो डीएनए है which is producing phenylalanine dehydrogenase, then phenylalanine will not be converted into tyrosine. तो ये कन्वर्जन जब रुक जाएगी तो ये जो फिनाइलएलानिन है ये फिनाइल पाइरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स में फिनाइल पाइरुविक एसिड प्लस अदर derivatives get deposited in the brain. तो जब ये ब्रेन टिश्यू में डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, ब्रेन की डिस्फंक्शन शुरू हो जाएगा। भले इसको कर लेते हैं पर मोहम्मद जैद अब प्रॉब्लम बताते हैं, आपका मैसेज भी था उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये फिनाइल पाइरुविक एसिड अदर डेरिवेटिव होगा ब्रेन में तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। नंबर 2, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन से, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन किडनी से होगा नहीं। तो अब ये जो यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये तो डिजीज हुई, ये प्रॉब्लम आ गई मेंटल रिटार्डेशन का। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट आप लिख लो जिसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, it is autosomal recessive disease. It is autosomal recessive disease. Number 2, it is inborn error of metabolism. It's inborn error of metabolism. Number 3, it is the example of pleiotropy. एक नई चीज है हमारी बुक में, एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी। 3 बातें मैं आपको लिखाया, 2 बार फिनाइल केटोन्यूरिया दिया है, 1 बार प्लियोट्रोपी में दिया है, 1 बार डिजीज में दिया है। एक ही बार हमको समझना है। प्लियोट्रोपी कहते हैं, लिख लो यहीं पर, एक बार आया था 78 पर भी पेज पर, मोर देन वन इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन। मैंने कहा था कि इसके बाद वहीं पर डिस्कस करेंगे, आपको याद हो या आप भूल गए होंगे, बट मैं आपको याद दिला देता हूँ। 78 पर भी एक लाइन लिखा है समटाइम्स वन जीन हैज मोर देन वन इफेक्ट। तो एक ही जीन एक से ज्यादा काम करते हैं तो उसके लिए होती है प्लियोट्रोपी। तो हम इस पर बहस करेंगे अगली क्लास में। अभी 3 बातें हैं जो फिनाइल केटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे। चौथा ऑप्शन दे देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फिनाइल केटोन्यूरिया। इसी से एक रिलेटेड और भी डिजीज है अल्काप्टोन्यूरिया, वो नहीं है हमारे सिलेबस। इनबॉर्न एरर देखो भाई, ये गैरोट आपके तो मैं चलता था, ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बता रहा हूँ, यहीं पर लिख दो कुछ। गैरोट जो है, गैरोट लिख लो 1902 में। मुजरत जहां पूछा है तो वहां लिखो गैरोट इन 1902। उन्होंने उस समय बहुत ज्यादा डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, इवन लिंकेज का 1911 में हुआ था जो आपको पढ़ा चुके हैं। तो गैरोट ने एक स्टडी करके देखा जो कुछ ऐसी डिजीज है जो बाई बोर्न होती, मतलब जन्म से ही, पैदाइश से होती। इनबॉर्न मतलब पैदाइश से। तो इन्होंने नाम दिया गैरोट ने इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के कारण।
तो पैदाइशी मेटाबॉलिज्म के कारण जो बीमारी है उसके लिए वर्ड आया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें फिनाइल केटोन्यूरिया भी आते हैं, एल्कैप्टोन्यूरिया भी आते हैं। तो ये वर्ड अभी भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी है वैसे पता चल गया धीरे धीरे जो क्या क्या मेटाबॉलिज्म में क्या प्रॉब्लम आई, उस समय में नहीं पता था। तो अगली क्लास में प्लियोट्रॉपी करते हुए ये डिजीज हो जाएगी। और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये सिर्फ नाम ही नाम है, लेकिन थोड़ा समय और बता दूंगा, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका एक जगह बायोटेक में 213 पेज पर भी लिखा है। थोड़ा थोड़ा जो भी नाम आ गया उस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको वाकिफ करा देंगे। और जो बच्चे कुछ मैसेज भेज रखे हैं तभी मैं 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर मैं सब आपको भेज देता हूँ। तो क्या जरूरी और कोई क्लास लेनी है नहीं? ठीक है बच्चे, खुदा हाफिज।